अगर राजीव दीक्षित जी आज जीवित होते, एक बहुत बड़ा ब्रांड होते। कुछ करीबी लोग थे, उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी और आस्था चैनल पर दिखाए जाने वाले उनके कई कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। अब इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। उसके बाद जब वो बाथरूम गए तो वहाँ पे गिर पड़े, उसके साथ मारपीट की गई हो, पोस्टमार्टम करने से बिल्कुल मना कर दिया गया और उनके बयान इतने ज्यादा बदलते रहते हैं, इसीलिए लोग अलग अलग कयास लगाते हैं। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, उसके भाई को उसके पास बैठा रखा। जबकि वास्तविकता ये है कि राजीव जी के भाई को कभी कभी हमारी अपनी प्रगति ही अपने करीबी लोगों को भयाक्रांत करने के लिए काफी होती है। ऐसे प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य जो 20 वर्षों में कभी बीमार नहीं पड़े, जिन्हें दिल की कोई बीमारी नहीं थी, पर अचानक एक दिन हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु संदिग्ध होने पर भी ना तो कोई जांच कराई जाती है, ना ही कोई पोस्टमार्टम किया जाता है। अब उनकी मृत्यु नेचुरल थी या फिर कोई कत्ल की साजिश, यह फाइल खुलती है उनकी मौत से 9 साल बाद। क्या वास्तव में उनकी मृत्यु के पीछे बाबा रामदेव का हाथ था या फिर वो नेचुरली उनकी डेथ हुई थी? सवाल बहुत सारे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रख्यात आयुर्वेदाचार्य राजीव दीक्षित जी की। राजीव दीक्षित जी होम्योपैथिक और आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे। राजीव दीक्षित जी का जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के नाह गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित और माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फिरोजाबाद के एक स्कूल में होती है और इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद के जेके इंस्टीट्यूट से बीटेक किया। अपनी शिक्षा, रिसर्च और काम से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, ये राजीव दीक्षित जी के द्वारा स्वयं दी गई है। उसके बाद इन्होंने आईआईटी कानपुर से एमटेक किया। इन्होंने कुछ समय तक सीएसआईआर में भी काम किया। अब इनके द्वारा एक और चीज ये बताई गई कि इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी कुछ एक प्रोजेक्ट में काम किया है। इन्होंने फ्रांस से ही पीएचडी करी और फ्रांस के ही टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में कुछ समय तक काम किया। अपने एक व्याख्यान के दौरान राजीव दीक्षित जी बताते हैं कि इन्होंने एंटी ग्रेविटी में एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च को जर्मनी के इंस्टीट्यूट मैक्स प्लांक ने खरीदने के लिए इन्हें अरबों डॉलर का ऑफर दिया। अपनी रिसर्च को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए इन्होंने ये ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अपनी एजुकेशन के समय से ही ये एक्टिविस्ट के रूप में काम करने लगे थे। अभी सुर्खियों में तब आए जब भोपाल गैस कांड हुआ 1984 में। तब इन्होंने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ प्रदर्शन किया और उन्होंने तब ये दावा किया था कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि साजिश थी। अमेरिका ने सोची समझी गई नीति के तहत भारतीयों पर प्रयोग किया था। उसके बाद से ही इन्होंने विदेशी कंपनियों के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के बहुत ज्यादा धुर विरोधी थे। उनका मानना ये था कि इस तरह से भारतीय उद्योग और जो भारतीय कल्चर है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और ये भारत के लिए एक आत्मघाती कदम है। और उसी समय इन्होंने आजादी बचाओ आंदोलन चालू किया और ये स्वदेशी के धुर समर्थक कहे जाते थे। और उनके जाने के इतने सालों बाद आज उनकी ये सोच कहीं ना कहीं मूर्त रूप ले रही है। आज हम मेड इन इंडिया और आज हम इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि भारत आत्मनिर्भर राष्ट्र बने। जब इन्हें पता चला कि विदेशी कंपनियां भारत में कुछ ऐसी दवाइयां बेच रही हैं जो खुद यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में बैन है और ये अपने इलाज को और दवाइयों को भारतीयों को बेचकर उन्हें नुकसान पहुंचा रही हैं और खुद मोटा मुनाफा कमा रही हैं, तब इन्होंने उनके लिए विरोध प्रदर्शन चालू किया और उसके बाद ही इन्होंने आयुर्वेद का स्वयं अध्ययन किया। और अगर आप सोशली एक्टिव होंगे तो आप ये देखते होंगे कि आए दिन कोई ना कोई न्यूज आती रहती है कि फॉरेन की कोई कंपनी है जो कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचे हैं जिसमें कोई ऐसा केमिकल है जो ह्यूमन बॉडी के लिए सही नहीं है या फिर उसकी मात्रा सही नहीं है या फिर उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जो उनके खुद के देश में बैन है, मगर वो यहाँ पे उस चीज को धड़ल्ले से प्रॉफिट के लिए बेचे जा रही हैं। इन्हें होम्योपैथी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और इनके पास होम्योपैथी की डिग्री भी थी। राजीव जी स्वयं आयुर्वेद के नियम का पालन भी किया करते थे। अब इन्होंने इसके लिए देश भर में घूम घूम कर स्वदेशी सामग्रियों का और आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने 13,000 से भी अधिक व्याख्यान दिए हैं। राजीव जी ने लगभग 5,000 विदेशी कंपनियों को विरोध किया और उसके लिए उन्होंने पंपलेट्स भी बंटवाए जिसमें एक तरफ विदेशी कंपनियां और एक तरफ स्वदेशी कंपनियों की सूची थी। राजीव दीक्षित जी का ये दावा था कि आयुर्वेद के माध्यम से आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं और अपने शरीर की लगभग 85% बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकते हैं। अब उनके जीवन की यहाँ पे एक घटना उल्लेखनीय है जब उनके गुरु धर्मपाल जी को लकवा का अटैक आया था और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। जब राजीव दीक्षित जी उनसे मिलने पहुंचे तो उनके गुरु की आवाज जा चुकी थी और उनका चलना फिरना बंद हो चुका था, हाथ पैर उनके चलना बंद हो गए थे। अब राजीव दीक्षित जी ने अपने गुरु धर्मपाल जी को अपने घर लाया, उनका उपचार किया और उसके बाद 3 दिन के भीतर ही उनकी आवाज वापस आ गई और वो 7 दिन के बाद उनके हाथ पैर भी चलने लगे।
बहुत से लोगों के लिए ये बहुत ज्यादा आश्चर्यजनक बात थी। अब राजीव दीक्षित जी यहाँ पर समय समय पर भारतीय शासन प्रणाली की भी खामियों को उजागर करते रहे। उनका मानना था जो भारतीय कर व्यवस्था है वो सबसे बड़े घोटाले का कारण है। जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से 80% पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स की जेब में जाता है। और हालिया बदलावों में हम ये देख सकते हैं कि टैक्सेशन सिस्टम को भी बदला गया है, जहां पे जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया है। ऑनलाइन पेमेंट्स को ज्यादा जोर दिया गया है, जहां पे पहले 1 रुपए भेजा जाता था तो 10 पैसा पहुंचता था, मगर अब ऐसा है कि अगर 1 रुपए भेजा गया है तो 1 रुपए आपके ऑनलाइन अकाउंट में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है। उनका मानना था उस समय कि 500 और 1000 के नोट को बंद कर देना चाहिए। और जैसे ही 2016 में नोटबंदी हुई तब ये हमें उदाहरण देखने को मिला जहां पे नकली नोट सिस्टम से गायब हो गए और बहुत से लोगों के पास जो ब्लैक मनी थी जो वो उनको प्रूव नहीं कर पाए, उन्होंने नदियों में, नालों में, सड़कों में फेंक दिया। और मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग जैसी बहुत सारी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को भी विराम मिल गया। अब इनके द्वारा भारतीय शिक्षा व्यवस्था की भी आलोचना की जाती थी। उनका मानना था कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है ये ब्रिटिश शासन काल से चली आ रही है और ये भारतीय शासन प्रणाली भी जो ब्रिटिश काल से चली आ रही है, आज के समय में उसका कोई औचित्य नहीं है। और 2020 में जाकर कहीं हमने अपनी शिक्षा प्रणाली में इतना परिवर्तन किया है जिसमें मॉडर्न एजुकेशन को बहुत ज्यादा वरीयता दी गई, टेक्नोलॉजी को ज्यादा ध्यान दिया गया है। उनका ये कहना था कि देश के विचारकों ने भारतीय कृषि व्यवस्था में ठीक से कार्य नहीं किया है, इसलिए आज किसान इतनी ज्यादा आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। उनके पुराने व्याख्यानों को भी जब आप देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि वो मॉडर्न मेडिसिन, कृषि व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली, भारतीय शासन व्यवस्था और ऐसी बहुत सारी चीजों का विरोध किया करते हैं। ऐसा नहीं था कि राजीव दीक्षित जी अपने अच्छे व्याख्यानों, वक्तव्यों और ऐसी जानकारी के लिए ही सुर्खियों में बने रहे। बहुत सारे विवादों से उनका पुराना नाता रहा है और इनके विवादों के कारण ही और विवादित बयानों के कारण ही ये सुर्खियों में बने रहना इनकी एक मुख्य खासियत थी। उनके कुछ बयानों में से एक बयान ये भी था कि ममता बनर्जी बीफ खाती है। तो मैं खुद संसद की दर्शक दीर्घा में था, उस दिन बहस हो रही थी इसी गोरक्षा के प्रश्न पर। भी एक महिला खड़ी हो गई, उसका नाम है सुश्री ममता बनर्जी। उसने कहा गाय का मांस खाना मेरा मौलिक अधिकार है, उसका क्या होगा। और बीफ खाने की वजह से ही ममता ने अटल बिहारी वाजपेयी को धमकी दी थी कि अगर उन्होंने देश या पश्चिम बंगाल में बीफ बैन कराया तो ममता वाजपेयी सरकार गिरा देंगी। अमिताभ बच्चन को भी लेकर एक बार उन्होंने कहा था कि अमिताभ बच्चन पेप्सी का एड इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी आंत पेप्सी की वजह से खराब हुई थी। हेमा मालिनी को लेकर उनका बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। शायद आपको मालूम नहीं है कि माधुरी दीक्षित थी या हेमा मालिनी या कोई भी फिल्मी हीरोइन लक्ष्य से नहीं नहाती, साबुन से नहीं नहाती। तो कहने लगी नहाती तो रोज हूं। मैंने कहा फिर किससे? तो उन्होंने बताया चने के आटे में मलाई डाल के नहाती, माने बेसन में मलाई डाल के नहाती। तो मैंने कहा अगर आप बेसन में मलाई डाल के नहाती है तो ये बात पूरे देश को क्यों नहीं बताती? कहने लगी डर लगता है। मैंने कहा क्या डर लगता है? कि अगर हिंदुस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई डालकर नहाना शुरू किया तो सब हेमा मालिनी हो जाएंगे। राजीव दीक्षित जी की डिग्रियों पर भी समय समय पर सवाल उठते रहे। ऐसा कहा जाता है कि आईआईटी कानपुर से उनकी एमटेक की डिग्री को भी फर्जी कहा जाता है। एक आरटीआई के जवाब में आईआईटी कानपुर ने कहा कि ऐसा कोई भी छात्र पास आउट नहीं हुआ है आज तक। इसी प्रकार एंटी ग्रेविटी पर रिसर्च और मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट द्वारा उसे खरीदने के ऑफर को भी फेक कहा जाता है। इसके संबंध में भी ये कोई आज तक सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए और ना ही कोई एंटी ग्रेविटी से रिलेटेड कोई ऐसा रिसर्च पेपर आज तक पब्लिश हुआ है। कुछ सोर्स ये भी बताते हैं कि राजीव दीक्षित जी का फ्रांस से पीएचडी करने का दावा भी फेक है और उन्होंने जो फ्रांस के टेलीकम्युनिकेशन में काम किया है उस दावे पर भी सवाल उठते रहे हैं। और इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ इनके कार्य करने के दावे पर भी सवाल उठते रहे हैं। इसके संबंध में भी ये कोई सबूत प्रस्तुत नहीं कर पाए, ना ही ऐसा कोई हमें सबूत देखने को आज तक मिला है। इसके अलावा इनका एक विवादित बयान जो जवाहरलाल नेहरू जी को लेकर था वो कुछ इस तरह से था। नेहरू और जिन्ना चरित्र के बेहद हल्के आदमी थे। एडविना के पास नेहरू की कुछ आपत्तिजनक पिक्चर थी। तो एडविना, जिन्ना और नेहरू एक ही क्लास में पढ़ते थे और रिकॉर्ड और दस्तावेज बताते हैं कि एडविना से दोनों लगे हुए थे और एडविना इतनी चालाक महिला थी कि दोनों को हैंडल करती थी। जिन्ना और नेहरू चरित्र के इतने हल्के आदमी थे कि जानते हुए भी कि वो दोनों एक ही औरत से फंसे हुए हैं, वो आगे बढ़ते गए। एडविना ने दोनों को इस्तेमाल करना शुरू किया। 3 जुलाई 1947 को नेहरू जी एडविना से मिलने गए। रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बैग में फोटोग्राफ लिए और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बने। मेरे पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं, कभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आप दंग रह जाएंगे। नेहरू जी एडविना के साथ बैठकर शराब पी रहे हैं, एडविना को किस कर रहे हैं, चुम्बन ले रहे हैं। आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते हैं। नेहरू जी सरेंडर हो गए। रात को 3 बजे 3 जुलाई 1947 रात को 3 बजे उन्होंने भारत पाकिस्तान बंटवारे के पेपर्स पर साइन। अब इन्होंने कई बार अमेरिका को भी अपना निशाना बनाया। उनका कहना था कि
अमेरिका कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान को फंडिंग करता है ताकि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता रहे और भारत में अशांति बनी रहे। और इन्होंने ये तक दावा किया कि जो 9/11 का अमेरिका पर हमला था, ये अमेरिका ने खुद अपने ऊपर अपने द्वारा करवाया था। अब ऐसा नहीं कि राजीव दीक्षित जी के निशाने पर विदेशी कंपनियों और राजनेता ही रहे हैं, ये समय समय पर भारतीय कथावाचकों को अपने निशाना बनाते रहे हैं। इनका कहना था कि जो भारतीय कथावाचक हैं वो पाखंडी और ढोंगी हैं, जो आपको तो सादा जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं मगर खुद अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। राजीव दीक्षित जी ने भारतीय कथावाचकों को छोटा रॉबर्ट क्लाइव कहा है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा रामदेव इस पिक्चर में कब आते हैं, जिनके ऊपर कथित रूप से इनके कत्ल की साजिश का आरोप लगता है। ये बात है वर्ष 2009 की, जब राजीव दीक्षित जी की बाबा रामदेव से मुलाकात होती है, जो कि पतंजलि योगपीठ के माध्यम से आयुर्वेद और योग का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और ये कार्य स्वयं राजीव जी भी कई वर्षों से कर रहे थे। और राजीव दीक्षित जी ने बाबा रामदेव को विदेशों में जमा काला धन, देश में हो रही समस्याओं से रिलेटेड कई जानकारियां उनसे शेयर करी। बाबा रामदेव भी राजीव जी से के बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और दोनों ने ये डिसाइड किया कि ये दोनों मिलकर देश की प्रगति के लिए काम करेंगे। अब दोनों ने मिलकर भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना करी और राजीव दीक्षित जी को इस ट्रस्ट का राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता बनाया जाता है। इसका उद्देश्य था, ये अभियान भारत की दशाओं को और दिशा को ठीक करने वाला है। भारत की गरीबी, भारत की भुखमरी, भारत की बेरोजगारी, भारत के किसानों की बेबसी, भारत के मजदूरों की लाचारी, हमारे देश की महिलाओं बहनों पर होने वाले अत्याचार, हमारी माताओं बहनों की लुटने वाली इज्जत, ये जो सारे गंभीर प्रश्न पैदा हुए हैं हमारे देश में, इन प्रश्नों का समाधान ढूंढने का प्रयास है ये भारत स्वाभिमान का अभियान। राजीव जी के व्याख्यानों को सुनकर मात्र 2.5 महीने में ही 6 लाख लोग इस ट्रस्ट से जुड़ गए थे और इस ट्रस्ट की जो सदस्यता शुल्क थी मात्र 10 रुपए थी। और इसी प्रकार राजीव दीक्षित जी अपनी मृत्यु से पहले करीब 5 करोड़ लोगों को इस ट्रस्ट से जोड़ लिया था और इसी प्रकार 50 से 100 करोड़ के बीच की राशि इस ट्रस्ट में जमा हो गई थी। इसके अलावा जो बाबा रामदेव की योग क्लासेस होती थी आस्था चैनल पर, उसमें भी इनके व्याख्यान होने लगे, जहाँ पे लोगों से नॉर्मली बात करते करते उनको उनकी समस्याओं को आयुर्वेद के माध्यम से सॉल्व करना बताते थे, जिसके कारण ये लोगों में और ज्यादा लोकप्रिय हो गए, क्योंकि ये तब आयुर्वेद के माध्यम से आपको ठीक करने के ऐसे नुस्खे बताए जाते थे जो आज तक लोगों को पता ही नहीं था। राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव ने डिसाइड किया था कि 2014 के चुनाव के पहले देश भर के अच्छे लोगों को चुनकर एक बहुत अच्छी पार्टी का निर्माण करेंगे और देश के सामने बहुत अच्छा विकल्प प्रस्तुत करेंगे। अब जैसे जैसे राजीव दीक्षित जी और बाबा रामदेव के बीच की नजदीकियां बढ़ रही थी, तो जो रामदेव बाबा के समर्थक थे और कुछ करीबी लोग थे, उनको ये चीज रास नहीं आ रही थी और उनके लिए ये जलन का कारण बन रही थी। अब राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के बाद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट को बंद कर दिया गया और उसमें जो 50 से 100 करोड़ का जो धनराशि जमा थी उसका क्या किया गया, इसके बारे में भी कोई जवाब नहीं मिला है आज तक। संशय और विवाद की स्थिति इसलिए भी उत्पन्न होती है कि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के बाद बाबा रामदेव और उनके कथित सपोर्टर्स ने राजीव दीक्षित जी का विरोध किया, उनका तिरस्कार किया और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट से भी उनकी स्मृतियों को पूर्णतः मिटा दिया गया। आस्था चैनल पर दिखाए जाने वाले उनके कई कार्यक्रमों को बंद कर दिया गया। उनके द्वारा जितने भी कार्य किए गए आज तक, उनके लिए उन्हें ना तो सम्मान दिया जाता है, ना ही उनका कभी जिक्र किया जाता है। अब यही कारण है कि बाबा रामदेव पर उनके कत्ल के इल्जाम लगते रहे और बाबा रामदेव ने समय समय पर इन आरोपों से इनकार किया है और ना ही इनसे रिलेटेड कोई सबूत आज तक हमें मिले हैं। बाबा रामदेव ने 2019 में आस्था चैनल में कुछ ऐसे दावों को प्रस्तुत किया जिनको कुछ सोर्स कहते हैं कि ये दावे झूठे हैं, कुछ सोर्स इनको सही बताते हैं। तो ये दावे क्या थे ये जानते हैं। पहला दावा बाबा रामदेव ये करते हैं कि राजीव दीक्षित जी के इलाज के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए का खर्चा किया, जबकि अस्पताल के कुछ बिल्स और रिकॉर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें ये साफ जाहिर है कि अस्पताल में उनके इलाज के लिए मात्र 30,000 रुपए खर्च हुए थे। दूसरा दावा बाबा रामदेव ये करते हैं कि राजीव दीक्षित जी के माता पिता को डायबिटीज था और बाबा रामदेव ये भी कहते हैं कि जो राजीव दीक्षित जी थे उन्हें पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था और उन्हें हाई बीपी और शुगर वगैरह की बीमारी भी थी। अब आप रिकॉर्ड्स को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजीव दीक्षित जी के माता पिता को डायबिटीज नहीं है, ये दावा भी उनका झूठा था। और राजीव जी ने अपने कई व्याख्यानों में ये भी कहा कि 18 साल से भी ज्यादा समय तक वो कभी बीमार नहीं पड़े और उन्हें आज तक कभी डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तीसरा दावा बाबा रामदेव ये करते हैं कि जब राजीव दीक्षित जी को हार्ट अटैक आया तब रामदेव बाबा ने उनसे 4 घंटे तक बात की और उनका भाई वहां पे मौजूद था। राजीव भाई दीक्षित ने 4 घंटे मुझसे बहस की, उसके भाई को उसके पास बैठा रखा था, भिलाई में उसका भाई उसके साथ था, वो जिमी थे उसका भाई भी। जबकि वास्तविकता ये है कि राजीव जी के भाई को जब उनकी मौत की सूचना मिली
तब वो रास्ते में थे। बट इसके पहले उन्होंने एक बार ये कहा था कि जब राजीव दीक्षित जी को हार्ट अटैक आया तो उन्होंने 1 घंटे बात की थी। रामदेव बाबा की स्वयं की बातों में इतनी ज्यादा भिन्नता है और उनके बयान इतने ज्यादा बदलते रहते हैं, इसलिए लोग अलग अलग कयास लगाते रहते हैं। बाबा रामदेव ने राजीव जी की तुलना नटवरलाल से की और उनका ये कहना था कि उन्होंने राजीव दीक्षित जी को तब अपनाया जब वो लोगों के द्वारा ठुकराए जा चुके थे। सबने दुत्कार दिया, लोग गालियां देते थे उसको। मुझसे ये कहा कि नटवरलाल को स्वामी ने, रामदेव ने अपने हाथों में लिया है, अब इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। जबकि वास्तविकता ये है कि राजीव जी रामदेव बाबा से मिलने से पहले से ही ज्यादा प्रसिद्ध थे और उनके कई समर्थक भी थे एवं राजीव जी एक ईमानदार छवि के व्यक्ति थे। अब ये सच है कि बाबा रामदेव का नाम राजीव जी की कत्ल की साजिश से जुड़ता रहा है, बट एक्चुअल में आपको ये बात भी समझनी होगी कि राजीव दीक्षित जी के जो काम रहे हैं और उन्होंने जो देश के प्रति काम किया है, विरोध प्रदर्शन किया है, विदेशी कंपनियों के खिलाफ प्रचार प्रसार किया है, राजनेताओं से विरोध किया है, तो उनके कई अघोषित शत्रु बहुत सारे रहे हैं। और राजीव जी की मृत्यु के बाद ऐसी बहुत सारी कंपनियों को और लोगों को कहीं ना कहीं लाभ जरूर हुआ है। अब अपने जन्मदिन के दिन ही काल के गाल में समा जाने वाले राजीव दीक्षित जी की मृत्यु के दिन में होने वाली घटनाओं को क्रमशः समझते हैं। अब जैसा कि राजीव दीक्षित जी देश भर में घूम घूम के अपने व्याख्यानों को दिया करते थे, तो 29 नवंबर 2010 को जब वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में थे और अपना व्याख्यान खत्म करके लौट रहे थे, तब उनके साथ भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के दया सागर जी थे और गाड़ी कन्हैया लाल चला रहा था। तभी रास्ते में इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनको पसीना आता है और इनको बेचैनी होने लगती है, परंतु ये डॉक्टर के पास जाने से मना कर देते हैं और आयुर्वेद से ही अपना इलाज करने पर जोर देते हैं। और उसी शाम को 4 बजे इनका एक लेक्चर होना था भिलाई में, बट इनके खराब स्वास्थ्य के कारण तब वो कैंसिल कर दिया गया और वो दया सागर जी के साथ लौट आए और उनके निवास में रुके। ऐसा बताया जाता है कि उसके बाद जब वो बाथरूम गए तो वहां पे गिर पड़े और उनको पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर शशिकांत सक्सेना ने इनका प्रारंभिक इलाज किया। अब इनको रेफर कर दिया जाता है BSR अपोलो हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए, जहां पे डॉक्टर दिलीप रत्नानी इनका इलाज करते हैं। बट यहाँ पे रात को 1 से 2 बजे करीब इनकी मृत्यु हो जाती है। अब डॉक्टर दिलीप रत्नानी प्रशासन और मीडिया को ये बताते हैं कि इनकी मृत्यु गंभीर हार्ट अटैक से हुई है। अब 1 दिसंबर 2010 को इनके पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से हरिद्वार ले जाया जाता है, जहाँ पे इनके समर्थकों द्वारा जब ये नोटिस किया जाता है कि इनके शरीर पर कुछ काले और नीले धब्बे हैं, तो उनकी जांच के और उनकी पोस्टमार्टम की वो गुहार लगाते हैं, बट उनके परिवार के द्वारा इसके लिए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया जाता है। अब इनके समर्थकों की काफी प्रयास के बाद 2019 में इनकी मृत्यु की जो फाइल है वो ओपन होती है। इतने साल होने के बाद भी इनकी मृत्यु से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज भी अनआंसर्ड हैं। राजीव दीक्षित जी, जिनके इतने ज्यादा विरोधी थे और जो इतने प्रख्यात थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु होने के बाद भी उनके परिवार के द्वारा शव का पोस्टमार्टम करने से बिल्कुल मना कर दिया गया। उनके भाई के द्वारा भी इस चीज के लिए कोई समर्थन नहीं मिला, सरकार द्वारा भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। अगर कोई व्यक्ति इतना ज्यादा प्रभावशाली है तो हर तरह से चहुओं ओर से उनको सपोर्ट मिलना क्यों बंद हो गया? क्या उनके परिवार के सदस्यों के ऊपर कोई दबाव था? क्या किसी तरह से उन्हें डराया धमकाया गया था? क्या वजह थी कि यह सब चीजें ठंडे बस्ते में चली गईं, जबकि उनकी मृत्यु संदिग्ध थी? जो व्यक्ति कभी 18 वर्षों तक कभी बीमार ना पड़ा हो, जो कभी डॉक्टर के पास ना गया हो और जो आयुर्वेद पे ही पूरी तरह से डिपेंड हो, वो अचानक कैसे बीमार हो सकता है और कैसे उन्हें हार्ट अटैक आ सकता है? राजीव दीक्षित जी के अंतिम दर्शन के लिए जब उनके पार्थिव शरीर को रखा गया तो उनके मुंह और नाक से क्या टपक रहा था और उनके शरीर पर काले और नीले धब्बे किस चीज के थे? इस तरह से जो काले नीले धब्बे के निशान है, ये आपको तभी देखने को मिलेंगे जब किसी के साथ क्रूरता की गई हो, उसे झीना झपटी की गई हो, उसके साथ मारपीट की गई हो। यह अक्सर चोट के निशान हुआ करते हैं, वरना शरीर श्वेत पड़ जाता है मृत्यु के बाद। और उनके सिर को ढककर क्यों रखा गया था? अगर वे हार्ट अटैक से खत्म हुए थे तो उनके सिर को ढककर रखने का क्या लॉजिक था? सिर इस तरह से ढका हुआ था जैसे किसी चोट को कवर किया गया हो या पट्टी की गई हो। यह सर में पहुंची हुई गहरी चोट को ढकने के लिए किया जाता है, कोई घाव हो या फिर कोई ऑपरेशन किया गया हो। उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव क्यों नहीं ले जाया गया? क्यों उनके पार्थिव शरीर को सीधे हरिद्वार, जो कि पतंजलि योगपीठ और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का केंद्र था, वहां क्यों रखा गया था? क्या रामदेव बाबा राजीव दीक्षित जी को एक कंपटीशन समझते थे अपना? क्या उन्हें आगे चलकर ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन जाएगा?
ऐसी क्या वजह थी कि भाई आज कोई व्यक्ति आपका इतना सगा होते हुए भी आप उसका इतना विरोध करने में उतर आते हैं कि अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देते हैं। चलिए मान भी लेते हैं यदि कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, मगर हमारी भारतीय संस्कृति और आपके आसपास भी अगर आपका दुश्मन भी हो, अगर वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसकी मृत्यु के बाद आप भी उसकी बुराई करने से कतराएंगे। परंतु यहाँ पे आपको सब कुछ उल्टा देखने को मिलता है और आप तो यहाँ पे अपने आप को एक साधु की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वजह कोई भी हो। यह आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके कत्ल की साजिश का इल्जाम उस व्यक्ति ने आपके ऊपर खुद आके नहीं लगाया है, ये समाज द्वारा आपके ऊपर थोपा गया इल्जाम है। और डेफिनेटली अगर राजीव दीक्षित जी आज जीवित होते तो वो बाबा रामदेव से ज्यादा प्रख्यात होते और एक बहुत बड़ा ब्रांड होते। कभी कभी हमारी अपनी प्रगति ही अपने करीबी लोगों को भयाक्रांत करने के लिए काफी होती है। राजीव दीक्षित जी हमेशा अपने साथ एक ऐसा बैग कैरी करते थे जिसमें होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक रिलेटेड कई दवाइयां रहती थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो थैला खाली क्यों था, उसमें उनकी सामग्री कहाँ गायब थी? ऐसे ही गंभीर सवाल के साथ आज हम आपको इस वीडियो में छोड़े जा रहे हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा और आपसे अगली मुलाकात जल्दी होगी ऐसे ही किसी रोचक विषय के साथ।